खेल के इतिहास में बहुत वर्षों के बाद आज जो हमने पुरुषों की हॉकी मैच में जो मैच जीतकर और कांस्य पदक हमारे नाम आया है, 41 साल के बाद ये आया है। तो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बधाई देता हूं और इन सब खिलाड़ियों के प्रति भी अपना जो आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने मजबूत एक इरादे से जिस प्रकार से खेल खेला और कांस्य पदक जीता है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस टीम में दो हमारे खिलाड़ी हरियाणा के, जिनको कहना चाहिए सुरेंद्र कुमार हैं, सुपुत्र श्री मक्खन सिंह, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र के, और दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित कुमार, सुपुत्र श्री किताब सिंह, गांव कुराड़, जिला सोनीपत। तो ये दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है, 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग के अंदर सीनियर कोच इस नाते से इस खेल के बदले में, यानी एक प्रकार से अच्छे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देने के लिए ये सीनियर कोच की नौकरी ये निश्चित आते ही देंगे। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग, उस कैबिनेट मीटिंग में भी इस टीम को बधाई दी गई है और उसमें टीम जीतने की खुशी में सब लोगों ने अपने आप को शामिल भी किया है। और इसी प्रकार से जो और एजेंडा जिनके ऊपर चर्चा की गई है, उसमें 42 एजेंडाज इसमें थे, जिसमें से 5 एजेंडाज तो ऐसे हैं जिनमें से या तो विड्रॉ किए गए या डेफर किए गए हैं। बाकी 37 एजेंडाज के ऊपर चर्चा करके उनको पारित कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो एजेंडा है उसमें एक है किसानों के नाते से जो लोग अपनी ज़मीन को किसी भी दूसरे किसान के साथ अदला बदली करते हैं, इससे पहले उनको भी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी 7% की, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी अब ख़त्म कर दी गई है और केवल मात्र एक नॉमिनल 5,000 रुपया एक ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको देना होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन शुल्क कहें या स्टाम्प ड्यूटी कहें, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये में वो ज़मीन की अपनी अदला बदली कर सकेंगे, जो पहले 7% होती थी, बहुत बड़ी राशि होती थी। इसी प्रकार सरकार ने जो ज़मीनें अलग अलग विभागों के पास बची हुई रहती हैं कई बार और बहुत लंबे समय तक उनका उपयोग नहीं होता, कई बार छोटे पीसेज होते हैं, या कुछ लोग जो अपनी ज़मीन का उपयोग खेती के नाते स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीनें उनके नाम हैं, छोड़ करके कहीं बाहर चले गए, दूसरे शहरों में रहने लग गए, या किसी और कारण से अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं। खास करके डिस्ट्रेस सेल जब वो करते हैं, औने पौने दामों पर बेचते हैं, तो सरकार ने एक लैंड बैंक बनाने का विचार किया है कि लैंड बैंक के माध्यम से अगर वो सरकार को ई भूमि पर अपनी ज़मीन बेचना चाहेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का तुरंत कोई योजना हो या ना हो, लेकिन अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए उनकी ज़मीनें ली जा सकती हैं। और ऐसे अलग अलग विभागों की जो अनयूज ज़मीनें हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह लैंड बैंक में उसको लाया जाएगा, वो अलग अलग विभागों के नाम नहीं रहेंगी। और जितने विभागों की ज़मीनें आज अलग अलग विभागों के नाम हैं, उन सबको भी स्टेट गवर्नमेंट के नाम लाया जाएगा और उनको केवल उपयोगकर्ता वो विभाग रहेगा जिसको उपयोग करेगा। जिस दिन उसका उपयोग समाप्त हो जाएगा वो ज़मीन वापस लैंड बैंक में आ जाएगी और किसी को विभाग की ज़रूरत होगी तो उसको वो दिया जाएगा। तो एक नया प्रावधान हमने लैंड बैंक का किया है। इसमें विभाग और कॉर्पोरेशन बोर्ड, उनको भी सहयोग होगा, उनका भी जो छोटे छोटे अनअकाउंटेड, अनयूज्ड, संभाल में ही नहीं आते, वो ज़मीनें इकट्ठी हो जाएंगी और जो किसान डिस्ट्रेस सेल करते हैं वो डिस्ट्रेस सेल न करें और उनको योग्य उचित भाव के ऊपर अपनी ज़मीन को बेच सकें, तो सरकार ने एक ये सुविधा उनको दी है। हमारी जो टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है कि एक तो अब इसमें जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी में ऑनलाइन आ सकेंगे। पहले जो सामान्य टीचर्स हैं जो परमानेंट पोस्टिंग पर हैं उनकी ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद अगले चरण में जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, जो ऑप्शन भरेंगे उनको ऑप्शन के हिसाब से और उनको भी स्थान दिया जाएगा। और
खास करके जो निशक्त ऐसे हमारे टीचर्स कुछ ऐसे शारीरिक दृष्टि से रहते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए छूट के। पहले जो ऐसे लोकोमोटर निशक्त जन जो होते थे, उनको 40 से 60% जो रहते थे उन्हीं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर छूट मिलती थी 10 अंकों की। अब वो परसेंटेज 31 से 50% तक कर दिया है। तो ऐसे 31 से 50% और 50 से जो अधिक होंगे उनको 20 अंक दिए जाएंगे, और 75% से जो ऊपर होंगे उनको प्राथमिकता आधार पर सबसे पहले स्थान दिए जाएंगे। ऐसे ही जो लोग दृष्टि हानि के कारण से पहले 100% जो होते थे उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रांसफ़र किया जाता था, सबसे पहला स्थान उनको मिलेगा। अब वो परसेंटेज 100 के बजाय 75% कर दिया कि 75% से 100% तक जो दृष्टि यानी नाते से जिनकी नज़र कम है या आंखों से नहीं दिखता है, तो ऐसे 75% से ऊपर इन सबको प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको लागू किया जाएगा। ये परिवर्तन न केवल अध्यापकों के ऊपर बल्कि जो लिपिक हैं, सहायक हैं और लैब अटेंडेंट हैं, उनकी स्थानांतरण पॉलिसी में भी ये सब लागू किया जाएगा। एक एजेंडा हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसकी ओर से रेंटल हाउसिंग नीति, इसको भी मंजूरी दी गई है कि जिसमें किफ़ायती रेंटल हाउसिंग स्कीमें, खास करके जैसे विद्यार्थियों के लिए जो पीजीज होते हैं उनको मान्यता दी जाएगी। महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए जो आवास व्यवस्था ये सुनिश्चित की जाएगी। जो वृद्धजन हैं उनकी हाउसिंग व्यवस्था, उनको भी सहायता दी जाएगी। जो मेडिकल एड जिन लोगों को चाहिए अस्पतालों के आसपास, ऐसी एक रेंटल व्यवस्था ये भी बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की रेंटल पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं वो बन सकें और उनको सुविधाएं उसमें हो सकें। हमारे एम्प्लॉइज़ लगभग 3.25 लाख एम्प्लॉइज़ इस समय रेगुलर हैं, और कुछ आउटसोर्सिंग पर भी होते हैं, पार्ट 1 पर भी होते हैं, जो सीधे सीधे ऑन रोल गवर्नमेंट के उस पर रहते हैं। खाली पोस्टों पर नई भर्ती ये भी हमें करनी होती है। तो एम्प्लॉइज़ के नाते से अलग से एक विभाग ये हो ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज नाते से उस डिपार्टमेंट का नाम होगा HR डिपार्टमेंट। एक नया डिपार्टमेंट बनाने की भी आज मंजूरी दे दी है ताकि एम्प्लॉइज़ की समय समय पर आने वाली जो कठिनाइयाँ उनकी वो हल हो सकें, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स वो मेंटेन किया जा सकें, उनके ट्रांसफ़र्स ऑनलाइन वो भी इसी विभाग के अंतर्गत होंगे। अन्य जो भर्तियाँ हैं वो भी, सर्विस रूल्स वो भी इसी विभाग के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग विभागों से जब किए जाते हैं तो उसमें अनोमलीज बहुत आ जाती हैं। तो वो अनोमलीज ना आए इसलिए एक ही विभाग सभी एम्प्लॉइज़ के सारे सिस्टम को डील करेगा। तो उसका नाम अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HR विभाग ये रहेगा। हाँ जी, ट्रांसफ़र भी होने के द्वारा। एक एजेंडा अभी जैसे परिवार पहचान पत्र हमने जो बनाया है उसके अंतर्गत योजना हमने शुरू की थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो जो 1,80,000 रुपये से नीचे के जो ऐसे परिवार हैं उनको 6,000 रुपया प्रति वर्ष इसमें विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उसका प्रीमियम दिया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और इस प्रकार से मानधन योजना जो 2-3 प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हुई है, उसके जो प्रीमियम है वो उस 6,000 में से दिए जाएं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का 12 रुपये सालाना, और दूसरी योजना में 330 रुपये सालाना, सभी परिवारों का ये उसमें सुनिश्चित किया जाएगा जिनकी आय 1,80,000 रुपये से नीचे है। और एक परिवार के सदस्यों को मानधन योजना के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे वो किसान मानधन योजना हो, चाहे लघु व्यापारी मानधन योजना हो, और चाहे श्रमजीवी मानधन योजना हो, तो किसी एक को। और इस सारे का प्रीमियम उस 6,000 में से दिया जाएगा। 6,000 में से कुछ पैसे बचेंगे तो उनके खाते में सीधा डाला जाएगा। और हाँ, अगर इन सारी स्कीमों में परिवार बड़ा है और 6,000 से ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी, वो भी सरकार देगी। तो ऐसे एक परिवार के सभी सदस्यों का जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना
इस योजना का लाभ हर एक सदस्य के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। जो आयु वर्ग है वो 18 से 50 वर्ष और 18 से 70 वर्ष, ऐसे 2 आयु वर्ग उसमें हैं। इन सब का प्रीमियम अब मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से सरकार देगी। हिसार हवाई अड्डे का नाम जैसा हमने घोषणा की थी, सब लोगों को मालूम है कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार हवाई अड्डे का नाम रहेगा। आज उसको भी कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल गई है। अभी चरण 1 का काम चल रहा है, उसके ऊपर पूरा हो चुका है, और जो दूसरे चरण में 4000 फीट से इस हवाई पट्टी को 10,000 फीट तक बनाया जाएगा, ये उस पर काम चल रहा है और इसकी प्रगति निश्चित रूप से आगे होती रहेगी। एक हमको बहुत शिकायतें ऐसी आती हैं कि सरकारी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में जो हम आउटसोर्सिंग के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज के माध्यम से रखते रहे हैं। वहाँ कंपटीशन बहुत है, भ्रष्टाचार भी बहुत शिकायतें उसकी मिलती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से पैसा लेकर के वहाँ आउटसोर्सिंग में रखा जाता रहा है। तो ऐसी सब समस्याओं का निदान करने के लिए एक योजना बनाई है कि एक सरकारी एजेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया जाएगा, और इस रोजगार निगम में जो लोग कौशल विकास के कोर्स करते हैं उनके नाम भी आएंगे, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं जो रोजगार कार्यालयों में जिनके नाम लिखे जाते हैं वो भी लिखे जाएंगे, और जो हमारे ये जो युवा सक्षम युवा का जो पोर्टल है उसमें भी जो नाम दर्ज होते हैं वो भी, और अपना नाम अपने आप भी जो बेरोजगार आदमी उसमें लिखवा सकता है। तो ऐसी आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया इस कंपनी के माध्यम से आगे चलेगी। पिछली योजना ऐसी चलती रहेगी, लेकिन आगे नई जो रिक्वायरमेंट जिस भी विभाग, बोर्ड, निगम की होगी तो इस कौशल रोजगार निगम को वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। इनकी नॉमिनल एक फीस होगी, उस नॉमिनल फीस को इतना ही जितना इस निगम को खर्चा करने के लिए आवश्यक है, केवल उतना ही उनसे लिया जाएगा, और ये भ्रष्टाचार वाली सारी शिकायतें ये खत्म होगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर आज के जो 37 एजेंडाज में से ये 8 एजेंडा के विषय मैंने आपको सामने रखे हैं। तो ये सारे मुख्य एजेंडाज हैं। और हाँ, एक विषय और है कि अगला हमारा जो मानसून सेशन है, कैबिनेट ने तय किया है कि हम जो अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे, तिथि भेजेंगे, 20 अगस्त को सेशन शुरू किया जाए, ऐसा हम गवर्नर को आज पत्र लिखेंगे। तो गवर्नर साहब उसमें फिर मंजूरी दे करके आगे वो विधानसभा को लिखेंगे, ताकि 20 अगस्त को सेशन बुलाया जा सके। सेशन की अवधि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसी में तय होगी कि कितने दिन का ये सेशन होगा। इसको मानसून सेशन इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। एक एक करेंगे, इधर से ये शुरू करेंगे। उसका एक डाटा भी आ रहा है, और इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। ये कुछ डाटा भी देखने के लिए मिला है कि जो गरीब उत्थान के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उनका फायदा 88,000 से ज्यादा लोग जो है वो प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। उनका कुछ डाटा, क्या वो अभी पूरे प्रदेश का ये डाटा आ चुका है, और डाटा आना है, और इसके साथ साथ किस तरीके से आप अंकुश लगाएंगे? क्योंकि ये भी जानकारी मिली कि सरकारी कर्मचारी भी खुद को गरीब बताकर कुल परिवार पहचान पत्र में 64 लाख परिवारों का लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उस 64 लाख परिवारों में सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार के ऊपर जो लोग अपनी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे बता रहे हैं, ऐसे अभी तक लगभग 11.5 लाख परिवार ऐसे हैं। अगर आंकड़ा ठीक से मुझे याद है तो हो सकता है कोई अलग भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर हम उनका सबका वेरिफिकेशन कराएं, इनकम वेरिफिकेशन। लोकल कमेटियां बनाई गई हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 19,500। वो लोकल कमेटियां वेरिफिकेशन कर रही हैं। उसमें 2 सरकारी आदमी भी हैं, 3 उसमें पब्लिक से लिए गए आदमी हैं, ताकि वहाँ कोई गलत चीज़ ना फीड किया जा सके। उसमें एक वॉलंटियर, जिन्होंने वॉलंटियर दर्ज कराया वो डाले गए हैं, एक सोशल वर्कर उसमें डाला गया है, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसमें डाला गया है। तो ये लोग भी अपने अपने इलाके में कौन आदमी क्या उसकी इनकम है, व्यवसाय है, वो सारा उसमें डालेंगे। अभी तक पहली चरण में 3.5 लाख परिवारों का डाटा मैंने पुश किया था, जिसमें से लगभग 2 लाख परिवारों का असेसमेंट होके आ चुकी है, और अगले चरण में 8.5 लाख परिवार और जो उसमें पुश कर दिए गए हैं
जिनका वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। 3.5 लाख में जो लोग अभी वेरीफाई होके आए हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है तो ज़्यादा, लेकिन उसमें पहले 25,000 जो हमारे पास सबसे पहले आए थे, वो 25,000 हमने जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, नोडल डिपार्टमेंट, उनको क्या काम कराया जा सकता है, 6 विभागों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। वो कमेटी उन 25,000 लोगों के घरों में जा करके उनका इंटरव्यू करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे और उनसे फॉर्म भरवाएंगे कि उनमें से कोई भी सदस्य क्या काम कर सकता है। कोई छोटा रोजगार कर सकता है, कोई एमएसएमई में जा सकता है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला जा सकती है, कोई नौजवान उसमें आउटसोर्सिंग के अंदर डलवाना होगा उसमें जाएगा। अभी हमने हर हित जो स्टोर का एक प्रोजेक्ट चलाया है, भले उसमें 2000 स्टोर ही अभी होंगे, कोई ऐसे सक्षम होंगे जो 2000 स्टोर में उनको लगाया जा सकता है। कुछ भी नहीं कर सकने वाला होगा, मजदूरी करने वाला होगा, तो जो हमारे कंट्रैक्टर्स हैं उनसे संख्या ले ली गई कि कितने कितने लोग आप रख सकते हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट उनको उसके यानी लेबर के लिए भी उनको वहाँ लगवा सकता है। अर्थात किसी भी परिवार की आय हमको 1 लाख से ऊपर करनी है। पहला प्रयोग है, पहली लिस्ट में 25,000 वो लोग जा चुके हैं, तो उस पर काम चल रहा है। उसके लिए कल ही हमने पोर्टल लॉन्च किया है। अब जहाँ तक बीपीएल में जो नाम पहले से चढ़े हुए हैं, उसके अंदर हमने जो ये वेरिफिकेशन किया है, तो 82,000 लोग ऐसे आए हैं जो पहले बीपीएल में नहीं हैं, जिनके कार्ड नहीं बने हुए, और हमारे इसमें उनकी संख्या 1,80,000 से कम वेरीफाई हो चुकी है। उन 82,000 लोगों के तो नए कार्ड बीपीएल के बनेंगे। ऐसे ही 75,000 के लगभग ऐसे हैं जो बीपीएल में पहले से लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनमें से 75,000 लोग निकले हैं जो या तो सरकारी एम्प्लॉई हैं या इनकम टैक्स पेई हैं। उन 75,000 लोगों का उसमें से नाम डिलीट भी किया है। हाँ, तो ये एक बड़ी साइंटिफिक तरीके से एक व्यवस्था बनाई हमने जो बड़ी डायनामिक रहेगी, और हर समय उनकी हर साल इनकम वेरिफिकेशन होती रहेगी, ताकि साल में भी कोई चेंज अगर ध्यान में आएगा तो उसमें से वो किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने भी इन आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। 41,000 किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेई हैं, जिनको किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी के जो 6,000 रुपये साल की वहाँ से मिलती है, वो उनको दी गई है। उन्होंने उसको बंद किया है कि कोई इनकम टैक्स पेई किसान होगा उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आईटी के ज़माना में आज सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो उसके ऊपर फिर संज्ञान लिया जाता है। हमारा हेतु ये है कि गरीब आदमी को चीज़ पहुँचनी चाहिए। जो अमीर आदमी है वो अपना काम अपने आप चला सकता है, वो उसका हकदार नहीं है, और इस समाज में एक मान्यता है, हमारा ही कहना नहीं, मान्यता है। तो इसलिए बहुत अच्छे सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे आने वाले साल में जो हमने कहा कि अंत्योदय के जितने भी लोग हैं उनको सबको 1 लाख रुपए का इनकम का रोज़गार मिलना चाहिए। 2024 तक हरियाणा में एक भी बेरोजगार ना रहे, यानी बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त हरियाणा, ये हमने बनाने की बात कही। सर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के भी कुछ ऐसी देखिए, हम एक्शन वाले रास्ते पर ज़्यादा नहीं चलते हैं। हम चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद अपील कर देंगे कि जिन्होंने गलत लिया वापस जमा कराओ, जितने करा देंगे ठीक है, नहीं कराएंगे तो उनका मन है, देखेंगे। अच्छा सर, ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना है जो 1,80,000 तक आपको मालूम है, ये क्रियान्वित कब तक हो जाएगी? अभी तो डाटा आपने बताया कि चल रहा है, इसका शुरुआत कर दी, ये प्रोसेस होती है पूरी। कल हमने डाटा उसका ऑनलाइन किया है, वो ऐप बनाया है, ऐप लॉन्च किया है। इसमें अब उन लोगों के नाम भरे जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट को स्कीमें बताएंगे, स्कीमों के फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद उनको सैंक्शन की जाएगी। अभी इसके रिजल्ट्स मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर से पहले काफ़ी बड़ी संख्या में रिजल्ट निकले हैं। एक सर उसमें और है, जैसे कोई दस्तकारी कर रहे हैं या घर पे कोई बुनाई का जैसे और भी काम करते हैं, या उनकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की दिक्कत ये है कि मार्केटिंग नहीं हो पाती। 3 चीज़ें हैं। एक उनकी ट्रेनिंग, कि ठीक से काम करना आ जाए, हर एक को, चाहे छोटा लघु उद्योग भी करता है उसकी ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा उनकी फाइनेंसिंग, उनको बैंक से जितना काम चलाने के लिए लोन चाहिए वो मिल जाए। वो भी हम बैंकों से टाइप कर लिया है, तो उनको लोन मिलेगा। किसी को 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, वो सब उनको मिलेगा। तीसरा उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए भी हमने कुछ कंपनीज के साथ भी बातचीत चलाई है, उनके साथ एमओयू हो जाएंगे कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, जो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं, सर्टिफाइड हैं, उनको, आखिर सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लैब्स में
कोई सिस्टम ऐसा बनाए कि खास करके खाने पीने की चीज़ों के लिए लैब का टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों में लैब नहीं भी है तो उसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से दैनिक उपयोग की चीज़ें वो अगर ठीक है तो उसका सर्टिफाई करके उसको बेचा जा सकता है। तो इस नाते से हमारी सारी योजना चल रही हैं और हम जो है हर एक व्यक्ति को परिवार में एक आदमी कमाने वाला ज़रूर बने, इस ओर लेकर के जा रहे हैं। सर खोरी गांव के बाद फरीदाबाद कोई इधर से एक हाथ खड़ा था। सर, हरियाणा कौशल निगम जो आपने बनाया है, ये अब जो भर्ती करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट पे जो भर्ती होगी पॉलिसी 1-2 की जो भी तमाम आगे की जो के बाद आगे भर्ती होगी, ये इसके तहत होगी? इसी के तहत होगी। सर खोरी गांव के बाद फरीदाबाद में जो अवैध फार्म हाउसेस बन रहे हैं और कुछ और भवन निर्माण वहाँ हुए हैं, उनको तोड़ने का प्रोसेस चल रहा है सर, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार उसको क्या सरकार से? सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले भी एक डेट लगी थी, अभी कल 6 तारीख को फिर एक डेट लगी है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अलर्ट है। हमने भी जो अपने विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने हैं सब कुछ, एक केस क्या इसको बोलते हैं, प्रिजुडिस केस, ये अपना सब जुडिस केस है। कोर्ट क्या करेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने अपनी ओर से जो विषय एक्सप्रेस किया हुआ है कि एक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक है PLPA लैंड। PLPA लैंड जो है सन 1900 के अंदर एक एक्ट बना था, उस एक्ट के कारण से कुछ भूमि की गई थी नोटिफाई। उस समय की परिस्थितियाँ जोग्राफिकल कुछ और थी, आज जोग्राफिकल स्थितियाँ बदल गई हैं। उस समय कोई खेती इतनी नहीं होती थी, डेवलपमेंट इतनी नहीं थी, खाली ज़मीन पड़ी थी। यही था कि इरोजन न हो ज़मीन का, इसलिए पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया गया था। अब चूँकि बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है और बहुत एरियाज़ में लैंड अब उस इरोजन का कोई खतरा भी नहीं है, मानो चीज़ विकसित हो गई है, अब उसमें इरोजन नहीं होना है। ज़मीन खाली पड़ी है, बरसात आती है, पानी बह जाता है, लोग उसको ले जाते हैं, वो तो खतरा होता है। लेकिन जहाँ विकास ही हो चुका है, वहाँ चीज़ें ढक चुकी हैं, खेती होने लग गई है, उसका इरोजन का कोई वो होता नहीं है। उसके अंदर एक अमेंडमेंट हम लेके आए हैं PLP एक्ट में कि जो लाइसेंस दे करके हमने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जिन्होंने हमारे से लाइसेंस ले लिया है और वो जो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, उस एरिया की ज़मीन को छोड़ दिया जाए, और जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अगर किसी ने एनक्रोचमेंट करके बनाया है तो उसको बेशक तोड़ा जाए। तो उनसे कोई एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी या रेगुलराइज करने के लिए? या इसमें रेगुलाइज का नहीं, इसमें तो पहले से लाइसेंस ले रखा लोगों ने। और कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, जैसे फरीदाबाद में 2-3 सेक्टर्स हैं, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनसे तो फीस लेने का विषय नहीं है। ऐसे ही एक इंटरनेशनल ऑफिस वो उसमें आया हुआ है, इंटरनेशनल वो है सोलर अलायंस ISA, ये आपकी रचना यूनिवर्सिटी उसमें आई हुई है। इन सब लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं, जिन्होंने लाइसेंस लिए हैं, CLUs लिए हैं, वो तो गवर्नमेंट से लेके किए हैं। हमने फॉरेस्ट लैंड में कोई ऐसा नहीं किया है। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि कुछ पार्टियां जो हमारे सामने लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को और PLPA को एक कर दिया है। वो एक करके ये स्थितियाँ नहीं सुलझाई जाएंगी। PLPA ब्रॉडर सेंस में एक बड़े एरिया में लागू होता है। PLP में तो आप अमेंडमेंट लेके आए थे विधानसभा में, वही है ना, कर दिया था, कितना बड़ा उस पे तो वो अब कोर्ट में हमें पेश कर दिया है। कर दिया। मतलब हमने नहीं किया, सामने वाली पार्टी ने किया है कि ये तो अमेंडमेंट लेके आ गए हैं। अब उसी अमेंडमेंट के ऊपर कोर्ट चर्चा करेगी और कोर्ट हम भी अपना प्लीड करेंगे कि जिन लोगों ने CLU लाइसेंस, गवर्नमेंट परमिशन, गवर्नमेंट के किसी एक्ट के अंतर्गत कोई चीज़ बनाई है, उनको कुछ ना कहा जाए। जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, विदाउट एनी परमिशन और एनक्रोचमेंट की है, उनको तोड़ना जाए। सर कुछ ऐसी जानकारी है कि ये फॉरेस्ट का जो वहाँ पर लैंड बैंक आप बना रहे हैं, इसमें कैसे जमीन आप मतलब प्रायोरिटी कैसे तय होगी कि किस विभाग को ज़्यादा जरूरत है? मतलब ई-भूमि पोर्टल आपने पहले बनाया था, इसकी क्या भूमिका होगी? इसको कैसे ई-भूमि पर ही अपलोड करेंगे। हमको ज़मीन बेचनी है तो वो करेंगे, डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो भी उसमें डालेगा कि हमको इतनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मेरी ज़मीन खरीद लो, वो डालेंगे। हम खरीदने लायक हर जगह पर लैंड बैंक बनाएंगे। लैंड बैंक में कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हम पहले बताएंगे। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक बड़ा लैंड बैंक बनना चाहिए, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उस लैंड बैंक का यूज़ करेंगे, या उसको एक्सचेंज में भी, माना हमें कहीं एक सड़क बनानी है, कहीं लीनियर कोई डेवलपमेंट है, तो उसके बदले में हमारे पास लैंड बैंक में जगह वो उनको देंगे, ये हम लेंगे। क्योंकि आज लैंड की एक्विजिशन अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम हो गया है, टेढ़ा भी हो गया, और उसमें जो अंदर खाते कहानियाँ चलती हैं, उन कहानियों से हम दूर हैं। हमने तो लैंड की एक्विजिशन 1 इंच भी नहीं की आने के बाद। इसी तरीके से सारा काम चल सकता है, लोगों के साथ रजामंदी के साथ चलेंगे।
आप कहते हैं मेरी चीज़ 10 रुपये की, हम कहते हैं 9 रुपये की, बैठ के तय कर लो, 9.5, 10, 9, जहाँ फैसला हो जाए। सिंह साहब, ये जो बीपीएल वाला जो पार्ट आपने बताया कि हमारी पीपीपी में इतने लोग कम आए जिनकी तनख्वाह मतलब आय कम थी और 75,000 के आसपास उनको बीपीएल का कार्ड बना दिया, डायनमिक का उनका कट जाएगा जो ऑलरेडी कम थे। तो अब बीपीएल का जो पैमाना है वो डायनमिक है, ऑटोमेटिकली पीपी से बन जाएगा। बस बीपीएल में पीपी 1,80,000 से जो नीचे वाले लोग हैं सबका बीपीएल हो जाएगा। सर, अभी हाल ही में निर्दलीय विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा, किन्होंने? निर्दलीय विधायक बादशाहपुर से, तो उन्होंने कहा था कि आरडब्ल्यूए के अधीन जो है कई जगह बड़ा भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री जी को शिकायत की और मुख्यमंत्री जी ने एक्शन भी लिया। लेकिन इसके लिए वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास बनेगा अगर निजी विधायक को, जो निर्दलीय विधायक है उनका अगर बिल ये पास हो जाता है तो अपने आप में इतिहास। लेकिन जो भूतकाल है उसमें कभी इस प्रकार का बिल पास नहीं हुआ। तो आप लोगों से मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने सलाह दिया सर कि सरकार क्यों नहीं पेश कर सकती इस प्रकार के बिल को? देखिए, उन्होंने एक विषय ध्यान कराया है, आगे जो प्रोसेस में होती हैं उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है, उसके बाद फैसला होता है कि क्या इसमें करना क्या नहीं। उन्होंने हमको एक प्रारूप दिया है, हमने डिपार्टमेंट को दिया है, डिपार्टमेंट अध्ययन कर रहा है और उसमें एज इट इज या उसमें कुछ चेंजेस करके जैसे लाना होगा वैसे लाएंगे। उनके प्राइवेट बिल का जहाँ तक विषय है वो तो विधानसभा के स्पीकर ही बता सकते हैं, मेरे जैसा आदमी तो उसमें कुछ नहीं बता पाएगा। उन्होंने हमें सरकार को लाने के लिए दिया है, उसका अध्ययन चल रहा है। उससे पहले अगर वो बिल पेश करते हैं तो वो विधानसभा के स्पीकर हैं, जैसा निर्णय लेंगे। सर, एक ये कल परसों में बड़ा वो चलता रहा, आपको धमकियाँ मिली फोन के जरिए, रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए। ये इससे पहले भी अनिल भाई साहब को भी दी जाती रही कि ये किसान आंदोलन में, अभी भी वो यही कह रहे हैं। ये लगातार बढ़ रहा है प्रचलन, इस पे मतलब किया गया रोक के लिए या उस जो शख्स दे रहा है की धरपकड़ के लिए मतलब किस लेवल पे कार्रवाई चल रही है? कोई हमने स्टेट ने सेंट्रल एजेंसीज को या आगे जिस कंट्री से आती हैं या जिस कंपनी के थ्रू आती हैं, ऐसी सब बातों के ऊपर हमेशा जो एजेंसीज होती हैं वो अपना काम करती हैं। सेंट्रल एजेंसी भी है, स्टेट एजेंसी भी, उनका काम है, वो सब कर रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये उनका काम है। हमने अपनी सावधानी बरतनी, ये बहुत ज़रूरी है। कहावत अंग्रेजी में कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सिंह साहब, आज दिन जो है बेहद, उसकी शुरुआत बेहद बेहतरीन रही है इतिहास में, जिस तरह से हमने खुद कहा मेंस पुरुष हॉकी में जिस तरह से पदक आया है। आज रवि कुमार दहिया भी मैदान में उतरने वाले हैं और कल देश की तीन मैच आज और होने हैं। एक रवि प्रकाश दहिया और 2 और भी हैं लड़कियां हैं, तो वो भी अपने अपने मैच में शाम को अपेक्षा हम यही करते हैं कि वो अपने मकसद में सफल हो। और रवि प्रकाश दहिया तो अब गोल्ड और सिल्वर के बीच में चल रहा है, गोल्ड और सिल्वर में है। 4:15 बजे हो जाता है। सिल्वर सुनिश्चित है, गोल्ड आएगा तो हम स्वागत करेंगे। नहीं, कुछ उसके लिए अनाउंसमेंट हाँ, लठगाड़ हरियाणा का छोरा लठगाड़ क्या होगा। हरियाणा स्टाइल था। ये मैं तो सर सबको साथ बैठ के देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।